एज वी ऑल नो, अभी के टाइम पर बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा बूम पर है। वहीं अगर पीएसयू बैंक्स की बात की जाए तो वो ओवर वैल्यूड हो गए हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स ओवर वैल्यूड बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी के टाइम पर एक ऐसी बैंक सर्च कर रहे हो, एक ऐसी कंपनी सर्च कर रहे हो जो कि अपने फेयर वैल्यू या फिर अंडर वैल्यूएशन पर हो, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी बैंक जिसका ग्रोथ फैक्टर भी अच्छा है और अभी के टाइम पर वो काफी फेयर वैल्यूएशन पर भी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले ना मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस बैंक का और कंपनी का नाम मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई ट्रेडिंग टिप चाहिए या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो ये कंपनी आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप चाहें तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी को एक बार खुद से रिसर्च कर सकते हैं एंड देन इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक को लेकर काफी सारे इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में एक बड़ा स्टेक बाय किया था। जीरोधा की बात की जाए जो कि एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, तो जीरोधा ने भी आरबीएल बैंक में अराउंड 1% का स्टेक बाय किया है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि कंटिन्यूअसली अपनी स्टेक को इंक्रीज कर रही हैं इन आरबीएल बैंक। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो क्वांट म्यूचुअल फंड में भी काफी अच्छे से यानी कि काफी ज्यादा अग्रेसिवली आरबीएल बैंक में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। इनफैक्ट अगर इनके रिटेल लोन बुक की बात की जाए तो इन्होंने ये टारगेट बनाया है कि फाइनेंशियल 25 तक रिटेल टारगेट भी 30% से इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है जो कि अराउंड 37% से इंक्रीज हुआ है। नाउ एक बार हम आरबीएल के बिजनेस मॉडल को भी समझ लेते हैं ताकि आपको कंपनी को समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर रिटेलर बैंक का या फिर प्राइवेट बैंक का, पब्लिक बैंक का सिर्फ एक ही बिजनेस मॉडल होता है। बेसिकली आप जो भी अपना पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक को, उसके अगेंस्ट वो आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराते हैं। उसी पैसे को दोबारा आगे लोन पर दे दिया जाता है और उस लोन से वो बेसिकली इंटरेस्ट लेते हैं और दोनों के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। अगर बात की जाए आरबीएल बैंक की तो वो इसी तरीके से काम करती है, लेकिन सारी बैंक्स में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है। कुछ बैंक्स ऐसी होती हैं जो ओनली रिटेलर्स को ही लोन प्रोवाइड कराती हैं और कुछ बैंक्स ऐसी होती हैं जो कॉर्पोरेट लोन्स भी प्रोवाइड कराती हैं। अब अगर दोनों के डिफरेंस को समझा जाए तो रिटेलर्स को लोन प्रोवाइड कराना ज्यादा सेफर होता है क्योंकि इन दिस सिचुएशन आपका जो अमाउंट है अलग अलग इंडिविजुअल्स के पास जाता है एंड इन अ स्मॉलर अमाउंट, तो डिफॉल्ट का रिस्क भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब क्योंकि काफी सारे लोगों को यानी कि मल्टीपल लोगों के पास आपका पैसा जा रहा है, उसमें से कोई अगर 1% या 2% डिफॉल्ट करता भी है तो बैंक के ऊपर इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। बट अगर बात की जाए कॉर्पोरेट लोन्स की तो इन दैट सिचुएशन कॉर्पोरेट लोन्स बहुत ही ह्यूज अमाउंट में दिए जाते हैं। अगर कोई भी कंपनी, बिजनेस या फिर जिसको भी लोन दिया है वो डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है और बैंक को उस अमाउंट से रिकवर करने में ही काफी टाइम लग जाता है। कई बार तो इन बिजनेसेस की वजह से बैंक बैंकरप्ट भी हो जाती है, तो इस वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। और अगर बात की जाए कॉर्पोरेट लोन्स की तो वो काफी ज्यादा रिस्की भी होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आरबीएल बैंक बेसिकली कौन से लोन्स पर ज्यादा फोकस करती है और कौन से लोन में अपना ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। अगर बात की जाए 2022 तक तो आरबीएल बैंक हमेशा कॉर्पोरेट लोन्स पर ही फोकस करती थी, लेकिन जब से न्यू सीईओ एंड एमडी अपॉइंट किए गए हैं तब से ही आरबीएल बैंक में रिटेल लोन्स को ज्यादा फोकस में रखा जा रहा है। तो अगर अभी के टाइम पर कंपेयर किया जाए तो एज ऑफ नाउ इनका रेशियो है एज इन 59:41। इसका मतलब ये है कि 59% अमाउंट कॉर्पोरेट लोन्स में दिया जाता है एंड 41% अमाउंट रिटेलर्स को दिया जाता है एज इन लोन। अगर बात की जाए न्यू सीईओ की तो रिटेल लोन्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और कॉर्पोरेट लोन्स को क्योंकि वो काफी ज्यादा रिस्की होते हैं तो कंपैरेटिवली डिक्रीज किया जा रहा है। बैंक के प्रेजेंस की बात करें तो पैन इंडिया ये बैंक अवेलेबल है, लेकिन 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इस बैंक का सबसे ज्यादा बोलानामा है। सबसे पहले है महाराष्ट्र, उसके बाद है कर्नाटका और तमिलनाडु। अगर बात की जाए अदर स्टेट्स की तो हर स्टेट में आरबीएल बैंक आपको अवेलेबल मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार छोटा सा शेयर प्राइस के बारे में भी बता देती हूँ। बेसिकली 2016 में ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी। 2016 में ही कंपनी का आईपीओ आया था। अब जब ये आईपीओ लेकर आए थे तो इस टाइम पर उनका प्राइस अराउंड 250 रुपीज था, लेकिन उसके बाद 2019 में कंपनी ने अपना हाई टच किया जो कि अराउंड 700 रुपीज था। उसके बाद कंपनी ने बहुत मेजर फॉल डाउन को फेस किया।
अब इसका सबसे बड़ा रीजन देखा जाए तो ये था कि कंपनीज शिफ्ट हो रही थी टुवर्ड्स पीएसयू बैंक्स। आपने देखा होगा कि बहुत ही तेजी से ट्रेंड आया था पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट करने का, तो ये भी एक मेजर रीजन था। जब आरबीएल बैंक में से लोग पीएसयू बैंक्स में शिफ्ट हो रहे थे तो इन्होंने मेजर फॉल को फेस किया। वहीं अगर बात की जाए कोविड के टाइम पर भी कंपनी ने काफी बड़ा लॉस फेस किया था। उससे पहले कंपनी के एसेट्स हो या फिर प्रॉफिट बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे थे। अगर बात की जाए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तो हमेशा कंपनी का एनपीए डिक्रीज्ड ही रहा है, जो कि 1 से नीचे है। लेकिन कोविड के टाइम पर इनका एनपीए 2 तक टच करने वाला था। लेकिन अगर बात की जाए अभी के टाइम की तो कंपनी ने काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और ये सारी चीजों को पीछे छोड़ा है। अब अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए तो जब मार्केट में ये कंपनी आई थी ये अराउंड 16.7% के पीई रेशियो पर आई थी, जो कि सभी कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट काफी अच्छा था। और अगर आज के टाइम की भी बात करें तो कंपनी ने काफी अच्छा रिकवर किया है, क्योंकि जिस टाइम पर इसने फॉल डाउन देखा था तो इसका जो स्टॉक प्राइस था ना कंपनी का वो लो टच हुआ था 100 से भी नीचे। लेकिन मार्केट ने धीरे धीरे कर इसे रिकवर किया है और ये अराउंड अपने 253 रुपीस के प्राइस पर आ गया है। तो अभी के टाइम पर देखें तो इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब साथ में आपको मेरी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें आपको एसेट्स, प्रॉफिट सब कुछ इंक्रीज्ड दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ना आपको मेरी स्क्रीन पे नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा लास्ट थर्ड लाइन में। अगर बात की जाए 2020 की तो इस टाइम पर इनका नेट प्रॉफिट था 506 करोड़ का। 2022 में मैंने आपको जैसे बोला कि इन्होंने मेजर फॉल को फेस किया था और इनका नेट प्रॉफिट -75 करोड़ हो गया था। लेकिन अगर 2024 की बात की जाए तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और इनका नेट प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया है, जो कि अराउंड 1168 करोड़ है। अगर बात की जाए इनके रेवेन्यू की तो रेवेन्यू भी काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है। 2022 में इनका रेवेन्यू अराउंड 8176 करोड़ था, लेकिन 2024 तक इनका रेवेन्यू 12,394 करोड़ हो चुका है। अगर आप भी कंपनी की ये सारी डिटेल्स खुद पढ़ना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इजीली screener.in पर जाना है और वहां पर आरबीएल का शेयर प्राइस सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, शेयर प्राइस से लेकर चार्ट, मैक्सिमम कितना रिटर्न जनरेट किया है कंपनी ने और साथ में इनका प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टर्स, बैलेंस शीट सब कुछ आपके पास अवेलेबल होगा। अभी के टाइम की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 15,000 करोड़ है और पी रेशियो है अराउंड 13। तो इन दिस सिचुएशन कंपनी काफी अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और साथ में आने वाले टाइम में इसमें काफी अच्छा ग्रोथ फैक्टर भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो से आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, बट स्टिल मैं आपको अगेन यही बोलूंगी कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपनी रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे रिसर्च करनी है उसके लिए भी मैंने आपको वेबसाइट बना दी है एंड स्टिल अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।